प्रारंभ करते हैं हम अपनी कक्षा। सभी को सादर जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी जैन पाठशाला में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के सिद्धांत, जो हम पढ़ रहे हैं लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से। चलिए एक बार सब मंगलाचरण कर लेते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, सभी आंखें बंद कर लीजिए, पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवरोए सवेसाहूड़म। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा, जहां पे हम ये देख रहे हैं, अगर शुरुआत से एट अ ग्लैंस देखें हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमारी चर्चा विश्व से चालू होके हम 6 द्रव्यों तक पहुंचे कि वो 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। और हम क्रम से 6 द्रव्यों को समझना हमने प्रारंभ कर दिया है, जिसमें हमने सबसे पहले जीव द्रव्य की परिभाषा देखी कि जीव द्रव्य कहते किसे हैं। तो उसमें कहा कि जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति पाई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। फिर हमने देखा क्रम से पुद्गल किसे कहते हैं, तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, ये ऐसी जो 20 पर्याय जिसमें हो, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो, उस द्रव्य को कहा जाता है पुद्गल द्रव्य। अब फिर हम क्रम से इन सब द्रव्यों को समझ रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य के भी हमने 2 भेद देखे। एक हमने देखा परमाणु रूप का भेद, और एक देखा हमने स्कंद रूप का भेद। फिर हमने क्रम से परमाणु किसे कहते हैं, कि स्कंद किसे कहते हैं, फिर हमने क्रम से जाना कि बंध किसे कहते हैं। कल तक की जितनी भी हमारी चर्चा हुई वो इसी के संबंध में हुई कि बंध किसे कहते हैं, परमाणु और स्कंद किसे कहते हैं, इन पे चर्चा की। तो अगर मैं कहूँ परमाणु हमने देखा था जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं हो सकता, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु कहते हैं। फिर हमने देखा स्कंद 2 या 2 से अधिक पुद्गलों के बंध को क्या, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। फिर बंध किसे कहते हैं, तो जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान हो सके उसको बंध कहते हैं। इतना हम कल तक की कक्षा में जान चुके थे। आपको मैंने कल अंत अंत में आपको एक प्रश्न दिया था जो हमारे अगले विषय से कंसल्टेड है। हमारा अगला प्रश्न क्रम से है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 था कि स्कंद के कितने भेद होते हैं। मेरा कल आपसे एक प्रश्न था, यहाँ पे स्कंद के कितने भेद होते हैं ऐसा तो पूछा जा रहा है, लेकिन इससे पहले तो एक और प्रश्न आना चाहिए था कि पुद्गल के कितने भेद होते हैं। ऐसा प्रश्न क्यों नहीं आया, कल मैंने इस नोट पे खत्म किया था। आप लोगों ने सोचा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ कि आपने कुछ तो सोचा। हेलो।
हेलो। हेलो। हाँ जी। ये हमने कहा कि पुद्गल के भेद क्यों नहीं होते, मतलब पुद्गल में भी जो परमाणु के ही भेद क्यों होते हैं, क्योंकि परमाणु में गुंजाइश नहीं है भेद होने की। परमाणु कहते ही उसे है, भाग ही नहीं हो सकता, उसके क्या भाग करेंगे। कल हमने देखा परमाणु वो जो आदि मध्य अंत से रहित हो। कल कहा था जिसकी आदि होगी, जिसका मध्य होगा और अंत होगा, उसमें तो विभाग संभव है, उसके तो भेद संभव है। जब परमाणु आदि मध्य अंत से ही रहित है तो उसके करेंगे, दो में तो भेद किए जा सकते हैं, ये अलग और ये अलग। तो हमने कहा कि जो ये प्रश्न है वो प्रश्न ही फर्जी है कि परमाणु के भेद ही नहीं बन सकते हैं। भेद बनेंगे तो वो बनेंगे स्कंद के, क्योंकि स्कंद है परमाणुओं का समूह, दो या दो से अधिक का समूह को हमने स्कंद कहा। कल मैंने एक ये चर्चा भी की थी कि जो परमाणु होता है वो एक है और जो स्कंद है वो अनेक है, इतनी हमने देखा। फिर एक इसके अंदर ये भी बताया था कि जो पुद्गल होता है वो पुद्गल, उसमें भी जो परमाणु है वो शुद्ध है, वो शुद्ध से जाना जाता है, वो पुद्गल की शुद्ध अवस्था है, और जो स्कंद है वो अशुद्ध अवस्था है। इतना कल हमने देखा था। इसके अंदर मुझे एक और बात बतानी है, जो चीज एक होगी वो सदा काल के लिए शुद्ध रहेगी, सदा काल के लिए। कल मैंने कहा था, समय सार की गाथाओं का उदाहरण दिया था कि समय सार में अपने को एक बताया, अहम एक को खलु सिद्धो, मतलब जो चीज एक होगी वो सदा काल के लिए, अनादि से अनंत काल के लिए शुद्ध रहने वाली है। मतलब कि उदाहरण के तौर पे लें, अगर चार बर्तन एक साथ रखे होते हैं तो उनमें आवाज होती है, अगर कोई एक बर्तन अकेले रखा है तो वो आवाज करता है क्या? चार चूड़ियां एक साथ हैं तो वो आवाज करती हैं, एक चूड़ी अकेले आवाज नहीं कर सकती। मतलब जो अकेला होगा वो हमेशा शांत रहेगा, जो एक होगा वो हमेशा शुद्ध रहेगा। ऐसे ही हमें परमाणु से क्या शिक्षा मिलती है? परमाणु जैसे एक है ऐसे हमें भी एक रहने का प्रयास करना है, हमें दो नहीं बनना है। हम जैसे ही दो बनेंगे वहीं पे काम खराब हो जाएगा। अगर हम थोड़े और पढ़ते हैं, हम थोड़ा समय सार का और अध्ययन करते हैं, तो जो दो को एक माने उसको तो जिनागम में कहा है द्वि क्रियावादी मिथ्या दृष्टि। जो दो को एक माने, समय सार की 86 नंबर की गाथा, दो क्रियावादी मिथ्या दृष्टि। हम कह रहे हैं हम एक हैं तो शुद्ध हैं, जैसे परमाणु एक है तो वो शुद्ध है, ऐसे अगर हम भी एक हैं और अपने को एक माने तो हम भी शुद्ध ही कहलाएंगे। इतनी चर्चा मुझे फिर से लेनी थी। बढ़ते हैं अपने आगे विषय पे। अगला प्रश्न है हमारा, पेज नंबर अगर आप निकाल सकते हो तो पेज नंबर 9, उसमें 23 नंबर का प्रश्न, स्कंद के कितने भेद होते हैं? स्कंद के कितने भेद हैं? तो उत्तर दिया, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माण वर्गणा इत्यादि 22 भेद हैं। क्या कहा? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माण वर्गणा इत्यादि 22 भेद हैं। ये याद कर लीजिए, ये 5 नाम। यहाँ पे वर्गणाएं तो 22 बताई जा रही हैं, लेकिन उन 22 में से यहाँ पे हम 5 की चर्चा करेंगे, और वो 5 की क्यों करेंगे ये भी जानेंगे। 5 की ही क्यों कर रहे हैं, पूरे की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी ये पहले 5 नाम याद होंगे तब हमें हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। थोड़े नाम कठिन हो सकते हैं। आहार वर्गणा, पहले नंबर पे आहार वर्गणा, फिर है तेजस वर्गणा, फिर है भाषा वर्गणा, फिर है मनोवर्गणा, और फिर है कार्माण वर्गणा। याद होगा सबको नाम? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्माण वर्गणा, ये हैं वर्गणाओं। जो हम स्कंद हैं ये उनके भेद हैं, उनमें से मुख्य 5 हैं। 22 जो स्कंद के भेद होते हैं वो 23 भी होते हैं। क्या कहा? स्कंद के 23 भेद भी हमें जिनागम में मिल जाएंगे। उसके अंदर एक अणु नाम का स्कंद बढ़ जाता है, और जो अणु नाम का स्कंद है वो इसी में गर्भित हो जाता है, इसलिए उसको अलग से हम यहाँ पे एक अलग स्कंद के रूप में नहीं ले रहे हैं। सीधा सीधा हमने देखा कि 22 स्कंद हैं, और 22 कंधों में से मुख्य 5 हैं जिनके हमने नाम देखे। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ आखिरी बार, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्माण वर्गणा। इसमें बहुत सारे कठिन शब्द भी, जैसे एक शब्द जो कॉमन है वो है वर्गणा।
उसको भी समझेंगे और एक एक पर्टिकुलर को भी समझेंगे। मेरा प्रश्न कि हम इन 5 वर्गणाओं को ही क्यों देख रहे हैं? स्कंद के तो 22 भेद बताए आपने, 22 को बताओ। तो हम कह रहे हैं जीव की इन 5 वर्गणाओं से ही संबंध है, बाकी वर्गणाओं से जीव का संबंध ही नहीं है। मतलब पूरी लाइफ में अगर हमारा किसी से पाला पड़ता है तो इन 5 से पड़ेगा। इन 5 स्कंद हैं, जो 5 अलग प्रकार के स्कंदों की जातियां बताई कि आहार वर्गणा, तेजस, भाषा, मन और ये अपना कारमान। इन 5 प्रकार की वर्गणाओं से ही जीव का संबंध पाया जाता है, इसीलिए 5 की ही यहाँ पे व्याख्या की जा रही है। जीव का संबंध इनसे है तो ये बताने के लिए कि जीव का संबंध ऐसा नहीं है कि एक साथ ही रहते हैं। जीव का संबंध भी एक क्षेत्र है, इनसे रहते एक क्षेत्र में है, लेकिन एक क्षेत्र में भी रहते हुए एक साथ नहीं रहते। यूं कहूं कि मैं आप सबका, जैसे आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपके घर में 2 मेंबर होंगे, 4 मेंबर होंगे, तो 4 लोगों का स्थान क्या है? अब 4 लोगों का एक ही स्थान है, आप सब अपना एड्रेस एक ही देते हो कि मैं फला 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 जगह रहता हूँ। सबका एक एड्रेस है। अब सबका एक एड्रेस है ना, सब एक ही के नाम से जाने जा रहे हैं, एक ही क्षेत्र के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र में रहते हुए भी आप सबकी सत्ता अलग अलग है। हाँ या ना? सब अलग अलग हैं। आप अलग हो, आपके बच्चे अलग हैं, सब अलग अलग रहते हैं। यहाँ तक कि क्यों सब अपने अपने कमरे में रहते हैं तो साफ पता लगता है कि भिन्नता है, एक क्षेत्र में रहते हुए भी भिन्नता है। ऐसे ही इन सब जो हम 5 प्रकार की वर्गणाएं जिसका जीव के साथ संबंध है, जिसको हम कह रहे हैं एक क्षेत्र संबंध, एक क्षेत्र अवगाह संबंध, ये रहते एक साथ हैं, लेकिन एक साथ रहते, एक क्षेत्र में रहते हुए भी ये एक साथ नहीं रहते, ये अपनी अपनी स्वचतुष्टय में रहते हैं। सबका स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव दोनों का अलग अलग है, लेकिन रहते एक साथ है। क्या गजब बात है! तो उनमें से ये 5 हैं जिनका जीव के साथ संबंध है। अब इनके साथ संबंध है तो हमें इन्हीं 5 के साथ भेद विज्ञान करना है, इन्हीं को अपने से भिन्न जानना है कि आहार वर्गणा मैं नहीं हूँ, तेजस वर्गणा मैं नहीं हूँ, या इनसे निर्मित जो भी चीजें हैं वो मैं नहीं हूँ, मनोवर्गणा मैं नहीं हूँ, कारमान वर्गणा मैं नहीं हूँ। इन सब चीजों से, इन सब वर्गणाओं से मैं भिन्न हूं। अगर मैं आपको संक्षेप में समझाऊं, लेकिन वर्गणा एक बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब कि एक नेक्स्ट स्टैंडर्ड की बात हो गई। जो हम गुणस्थान जब विषय पढ़ते हैं तो गुणस्थान के विषय में हमें ये चीजें जाननी बहुत आवश्यक है। वर्गणाएं क्या होती हैं, ये वर्ग क्या होते हैं, अविभागी प्रतिच्छेद क्या होते हैं। थोड़े शब्द कठिन होते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़े थोड़े शब्द भी हमारे कठिन होते जाएंगे। यहाँ पे वर्गणाएं जो चीज है, वर्गणा, पांचों में एक चीज कॉमन है, वर्गणा। जैसे आहार में भी वर्गणा पाई जाएगी, तेजस भी वर्गणा, भाषा भी वर्गणा, मनो भी वर्गणा। तो ये वर्गणा है क्या? अगर मैं बहुत आसानी से आपको समझाने के लिए कहूं, वर्गणा किसे कहते हैं, तो वर्गणा उसे कहते हैं, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। क्या कहा मैंने? वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। ये तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई, ऐसी लग रही है। हमने तो सोचा था कि समझ में आ जाएगा वर्गणा, अब तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा वर्ग किसे कहते हैं, पहले ये समझना पड़ेगा। तो जैसे कि एक अविभागी प्रतिच्छेद होता है, अभी आप बस शब्द याद कर लीजिए, आपको समझ में आए या नहीं आए, क्योंकि अभी हमारा वो विषय नहीं है। जो भी अविभागी प्रतिच्छेद है, मतलब कि एक शक्ति अंश जिसका नाम अविभागी प्रतिच्छेद है, और जब वो वर्ग एक साथ आ जाते हैं तो उनको कहा जाता है वर्गणा। या कहें कि वर्ग माने होती है स्कंद। स्कंद का ही दूसरा नाम अगर हम कहें तो वो वर्ग है। और वर्ग क्या है और स्कंद क्या है? स्कंद है दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को। तो वर्ग मतलब क्या हो गया? परमाणुओं के संबंध को, परमाणुओं के एक साथ जुड़ने को कहा जाता है वर्ग। और जब वो सारी वर्ग एक साथ मिल जाती हैं तो उसे कहा जाता है वर्गणा। आया हमें समझ में इतना? वर्ग से बना है वर्गणा। और वो वर्ग कहाँ से आया? अविभागी प्रतिच्छेदों से। क्रम चला, अविभागी प्रतिच्छेद, अविभागी प्रतिच्छेद से आए वर्ग, वर्ग से आई वर्गणा, ऐसा क्रम से। तो जो आहार वर्गणा है वो उसकी चर्चा है। अब एक बात और ये समझ लीजिए, थोड़ी सी बात, कि वर्गों के समूह को वर्गणा कहा जा रहा है। वो कौन से वर्गों का समूह होगा? तो कह रहे हैं जो समान गुण वाले होंगे। सारे पुद्गल द्रव्य के अपने अपने अलग अलग गुण हैं,
सारे पुद्गल द्रव्यों के, सारे परमाणुओं के अपने अपने विशेष गुण हैं। तो सब परमाणुओं के जो अपने अपने विशेष गुण हैं, जब एक परमाणु के दूसरे परमाणु से गुण मिलते हैं तो वो आपस में मिल जाते हैं। मतलब समान कैटेगरी के लोग जैसे एक साथ हो जाते हैं ना, सारे बीजेपी के मानने वाले सब बीजेपी को वोट देंगे, सब कांग्रेस को मानने वाले सब कांग्रेस को वोट देंगे, तो वो सारे कांग्रेस के हो गए, वो सब बीजेपी के हो गए। दिल्ली में आम आदमी सरकार, आम आदमी पार्टी, तो जो आम आदमी को पार्टी उसको वोट देगा तो वो आम आदमी वाली पार्टी में आ जाएगा, मतलब अलग हो गए उनसे। ऐसे ही जो समान पुद्गल, जो समान परमाणु पुद्गल हैं, वो जब एक साथ आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है वर्ग, और जब वो सारे मिल जाते हैं तो उसे कहा जाता है वर्गणा। बहुत सारा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, आपको कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो, इन शब्दों को जरूर याद कर लेना। कभी और इन शब्दों को सुनोगे तो आपको पक्का थोड़ा थोड़ा भाव भाषण होगा कि हमने क्या समझ रखा है। मतलब अगर कुछ शब्द समझ में भी ना आए, लेकिन इतना समझ लेना हाँ कुछ है। जब इतना समझ लोगे कि कुछ है, अगली बार सुनोगे या अगली बार किसी और के प्रवचन में सुनोगे तो गारंटीड समझ में आ जाएगा कि ये क्या था। अभी तो ये समझो कि ये पुद्गल स्कंद है। एक शब्द में जो वर्गणा है, वर्गणा माने पुद्गल स्कंद। थोड़े थोड़े मुश्किल शब्द भी बताने चाहिए, सारी आसानी से हम सारी बातें कर लें तो लगता है कि बहुत आसान है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़े थोड़े जब कक्षा में या थोड़े प्रवचन में मुश्किल शब्द आते हैं तो हमें लगता है हाँ अभी हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, हमें वो पढ़ना चाहिए, इसलिए थोड़े शब्द आने भी चाहिए। ठीक है, अगर आसानी से देखा जाए तो वर्गणा माने हैं पुद्गल स्कंद। ठीक है, अब हम क्रम से एक एक वर्गणा को समझते जाते हैं। जो ये 23 वर्गणा, जो 22 वर्गणा है, ये स्कंद के भेद हैं। उसमें सबसे पहला क्या है? आहार वर्गणा। क्या है? आहार वर्गणा। ये आहार वर्गणा वो नहीं है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले आपने जो भोजन किया था या जो दिन में किया था या जो सुबह आपने नाश्ता किया था, ये वो आहार नहीं है जो हम आहार लेते हैं या जो हम मुनिराजों को देते हो आहार, नवधा भक्ति पूर्वक जो हम आहार देते हैं, ये उस आहार की बात भी नहीं है। ये आहार वर्गणा किसी और ही जाति की वर्गणा है, इन सबसे अलग। ये वो आहार की बात नहीं है जो हम पौद्गलिक रूप में अभी ले रहे हैं। ये आहार वर्गणा क्या है इसको समझते हैं। हमारा अगला प्रश्न इसी को लेके है, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कहता है कि आहार वर्गणा किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? आहार वर्गणा किसे कहते हैं? उत्तर, जो पुद्गल स्कंद, ध्यान से सुनना, थोड़े थोड़े मुश्किल शब्द बढ़ते जाएंगे। जो पुद्गल स्कंद औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन 3 शरीर रूप से परिणमन करता है उसे आहार वर्गणा कहते हैं। क्या कहा? जो पुद्गल स्कंद औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन 3 शरीर रूप से परिणमित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आहार वर्गणा कहते हैं। मतलब कि एक पुद्गल स्कंद की एक कैटेगरी है जिसका नाम है आहार वर्गणा। जब वो आहार वर्गणा 3 शरीर रूप हो जाती है, मतलब कि एक आहार वर्गणा औदारिक शरीर रूप हो गई, एक आहार वर्गणा वैक्रियक शरीर रूप हो गई, एक आहार वर्गणा आहारक शरीर रूप हो गई, तो जो वो हो रही है उसका नाम है, जो वो पुद्गल स्कंद इन शरीर रूप हो रहे हैं, उन पुद्गल स्कंदों का नाम है आहार वर्गणा। क्या कहा? आहार वर्गणा। पहले, इनसे पहले जो इसमें 3 शब्द बहुत कठिन से आ गए हैं, जो हमें कठिन लग रहे हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। और आगे अगर एक और थोड़े 2-3 शब्द पढ़े तो लिखा इन 3 शरीर रूप। तो पहले समझ लेते हैं शरीर कितने होते हैं, आगे विषय आएगा लेकिन थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाए, शरीर कितने होते हैं। तो कहा शरीर 5 होते हैं। आप लोग कह रहे होगे शरीर तो एक ही होता है, हमारे पास तो एक ही शरीर है, आपके पास होंगे 2-3, हमारे पास तो एक ही है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं शरीर के जो प्रकार हैं वो प्रकार है 5। वो 5 प्रकार सुनिए, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण। तो 5 शरीर हैं, इन सब के पीछे शरीर लगा ले हम। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्माण शरीर। तो ये 5 प्रकार के शरीर हो गए। 5 प्रकार के शरीर, और शरीर है तो पौद्गलिक रचना है क्योंकि हम पुद्गल की बात ही कर रहे हैं अभी सब कुछ। ये 5 शरीर हैं। इन 5 शरीरों में से अभी हमें चर्चा करनी है 3 शरीरों की, मतलब कि औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर।
क्योंकि जो हम आहार वर्गणा पढ़ रहे हैं वो आहार वर्गणा इन 3 शरीर रूपी परिणमित कर रही है। ये आहार वर्गणा जो एक पुद्गल स्कंद है वो पुद्गल स्कंद औदारिक शरीर रूप परिणमन कर रहा है, ये पुद्गल स्कंद वैक्रियक शरीर रूप परिणमन कर रहा है, ये पुद्गल स्कंद आहारक शरीर रूप परिणमन कर रहा है। तो ये एक मतलब कि एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल में परिवर्तन हो रहा है, बहुत आसानी से समझना हो तो। क्योंकि जो आहार वर्गणा है वो भी पुद्गल है, और वो आहार वर्गणा किसमें परिणमित हो रही है, वो भी एक पुद्गल में ही परिणमित हो रही है। क्योंकि औदारिक शरीर भी क्या है, पुद्गल है, वैक्रियक शरीर भी क्या है, वो भी पुद्गल, और आहारक भी क्या है, आहारक शरीर भी क्या है, वो भी पुद्गल है। मतलब एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल में परिवर्तन हो रहा है, अपने में कुछ नहीं हो रहा। पॉइंट टू बी नोटेड, एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल में परिवर्तन हो रहा है लेकिन हम में कुछ नहीं हो रहा। हमें कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन ये समझना जो भी चीज जो भी हम समझ रहे हैं ये सबसे हम भिन्न है, हम में कुछ नहीं हो रहा। ना हम इन सब चीजों को देख सकते कि हम आहार वर्गणा को देखें कि कैसे काम करती हैं, कैसे बदल जाती हैं, ये हम नहीं देख सकते। लेकिन हम इतना समझें, ना हम आहार वर्गणा रूप है, ना हम औदारिक शरीर रूप है, ना वैक्रियक, ना आहारक। क्रम से समझ लेते हैं, ये औदारिक शरीर क्या होता है, वैक्रियक शरीर क्या होता है, और ये आहारक शरीर क्या होता है। अगर बहुत आसानी से समझाने के लिए क्यों, लेकिन आगे अभी प्रश्न आने वाला है। अगर आप लोग थोड़ा आगे का पढ़ के रखते हो तो प्रश्न नंबर 30 में ये सबकी परिभाषा आएंगे, औदारिक शरीर किसे कहते हैं, वैक्रियक शरीर। तो अभी बहुत एग्जाम्पल देके समझाएंगे, परिभाषा जब हम देखेंगे तब देखेंगे। औदारिक शरीर हो गया आपका, हमारा मतलब मनुष्यों का जो शरीर है वो है औदारिक शरीर, त्रियंचों का जो शरीर है वो है औदारिक शरीर, निगोदिया जीवों का जो शरीर है वो है औदारिक शरीर। इतना समझ में आया। ये सब क्या है, ये सब औदारिक शरीर है। अगर आपको थोड़े और उदाहरण देख रहे हो औदारिक शरीर के, तो शरीर मात्र ये नहीं होता, क्या कह रहा हूं मैं, औदारिक शरीर बस ये नहीं होता। ये जो आपको रुमाल दिखाई दे रहा है इसका कौन सा शरीर है, ये भी एक औदारिक शरीर है। आहार वर्गणा जब इस रूप परिणमित हुई तो इसका नाम रुमाल पड़ा, और ये कौन सा शरीर है, ये औदारिक शरीर है। जो आपका मोबाइल है वो औदारिक शरीर है, जिस पुस्तक से आप पढ़ रहे हो वो औदारिक शरीर है, जो प्रतिमा का पत्थर होता है वो औदारिक शरीर है। सारे शरीर हैं, कौन से शरीर हैं, वो सब कौन से शरीर हैं, औदारिक शरीर हैं। लेकिन हमारा प्रयोजन इनसे नहीं, हम तो अभी समझे मनुष्य और त्रियंच जो इनके जो शरीर होते हैं ये सब क्या है, ये औदारिक शरीर हैं। और वैक्रियक शरीर किसका होता है, आपको पता है वैक्रियक शरीर में स्पेशलिटीज होती हैं। हम अपने हिसाब से अलग अलग क्रियाएं कर सकते हैं, पृथक पृथक अपने शरीर को छोटा बना सकते हैं, अपने शरीर को बड़ा बना सकते हैं। आपको याद होगी वो बामनिया का भेष, अगर आपने कोई कहानी सुनी हो कि विष्णु कुमार, उनको तो रिद्धि प्राप्त थी, लेकिन जैसी रिद्धियों के अंदर ऐसा काम होता है कि बड़ा छोटा करना शरीर को, या अलग अलग क्रियाएं करना, पृथक पृथक क्रियाएं करना, ये सब किस में आता है, वैक्रियक शरीर। और ये वैक्रियक शरीर किसको होता है, ये मनुष्यों को नहीं होता, ये त्रियंचों को नहीं होता, ये होता है देव और नारकियों को। मतलब कुछ का माइक खुल चुका है। हाँ जी, क्या बात कर रहा था मैं, जो वैक देव और नारकियों का होता है, मतलब कि आहारक शरीर और वैक्रियक शरीर में चारों गतियों के जीव आ गए। मनुष्य और त्रियंज गति के जीव किस शरीर में आ गए, औदारिक शरीर में आ गए। फिर देव और नारकी ये दो गति के जीव कहाँ पे आ गए, ये वैक्रियक शरीर में आ गए। अब कौन से गति के जीव बचे, जिनको हम तीसरे शरीर में डाल लें, क्योंकि अगर तीसरा शरीर छोड़ें, शरीर तो अभी 5 हैं, जब दो शरीरों में ही चारों गति के जीव हो गए, अब गतियां तो बढ़ा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो आहार, आपको अब प्रश्न हो रहा होगा अब ये आहारक शरीर किसके होता है, तो ये आहारक शरीर मुनिराजों के होता है। क्या कहा, ये आहारक शरीर मुनिराजों के होता है। एक फिर अब एक प्रश्न बनेगा कि सभी मुनिराजों के होता है, सारे मुनिराज जितने होते हैं सबके आहारक शरीर होता है, तो कहा सभी मुनिराजों के आहारक शरीर नहीं होता है। जो रिद्धिधारी होते हैं उनके ही आहारक शरीर होता है।
छठे गुणस्थान में जिनके आहारक शरीर है, जो रिद्धिधारी हैं, उनके ही आहारक शरीर होता है, सभी मुनिराजों के आहारक शरीर नहीं होता है। मतलब कि इस आहारक शरीर की भी स्पेशलिटी है, सबके पास नहीं होगा, उसमें से भी मुनिराजों के ऊपर एक तरीके से मनुष्य से ऊपर चले गए मुनिराज की कैटेगरी में। और मुनिराज से भी ऊपर की कैटेगरी सब मुनिराजों का ना हो के किसके पास होंगे, रिद्धिधारी मुनिराजों के पास होंगे, जो छठे गुणस्थान में होंगे। गुणस्थान 14 होते हैं, उन 14 गुणस्थानों में से छठे गुणस्थान में जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उनके पास आहारक शरीर होता है। तो ये तीन शरीर किसमें, ये शरीर कैसे बन रहा है, ये तीन शरीर ये बन रहे हैं आहार वर्गणा से। आहार वर्गणा जब इन औदारिक वैक्रियक आहारक इन तीन शरीर रूप से परिणमित करती है तो उसको कहा जाता है आहार वर्गणा। ये एक तरीके से कच्चा माल है। आहार वर्गणा एक कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पक्के माल में। जैसे कि एक चाय बनाने में रॉ मटेरियल अलग अलग चीजें होती हैं, जब वो सबको एक साथ हम सब कुछ काम कर देते हैं तो वो चाय बन जाती है। या कुछ भी हम बना रहे हों, हर चीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए पड़ता है। तो ये समझिए जितनी भी वर्गणाएं हैं वो सब रॉ मटेरियल हैं अपने कार्य करने के लिए। एक तरीके से ये शरीर रूप परिणमन हो रही हैं तो इनमें कारण कार्य संबंध है। आहार वर्गणा कारण है इन सारे शरीर रूप परिणमन होने के कार्य की। मतलब ये औदारिक वैक्रियक आहारक ये जो तीन शरीर रूप परिणमन हो रही है, जो कार्य आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे का कोई कारण है तो वो कारण है आहार वर्गणा। ये आहार वर्गणा बस इन तीन शरीर रूप ही परिणमित होगी और किसी शरीर रूप परिणमित नहीं हो सकती। दूसरी दूसरी अगर हम दूसरी प्रवेशिकाएं पढ़े तो उसके अंदर एक और शब्द लिखा है, इसके अंदर वो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो पुद्गल स्कंद औदारिक वैक्रियक आहारक और स्वाच्छोच्छ्वास रूप परिणमित होती है उसे आहार वर्गणा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आहार वर्गणा कहते हैं। श्वासोच्छ्वास एक प्राण है, 10 प्राणों में श्वासोच्छ्वास भी एक प्राण होता है और ये सभी जीवों के होता है। मतलब कि एक इंद्रिय जीव के भी होगा, दो इंद्रिय जीव के भी होगा, तीन चार पांच में भी असंगी के भी संगी के भी, हम सबके 10 प्राण होते हैं। एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं, एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण, उसमें श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण है। श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण है जो एक इंद्रिय जीव को भी होता है। अब क्रम से एक दो तीन चार पांच सबके ये प्राण पाया जाता है। और ये इस प्राण की रचना कैसे हो रही है, तो आहार वर्गणाओं से इस प्राण की रचना हो रही है। इतना सा विषय हमें और देखना था। क्या ये सारा टेक्निकल विषय है तो इसके अंदर हम अधिक उदाहरण क्या दें, इसके अंदर ज्यादा उदाहरण बनेंगे भी नहीं। जो जो चीज हमें अभी अपनी आंखों से दिखाई दे रही है वो सब औदारिक शरीर रूप है, इतना हम और समझ सकते हैं। एक बार मैं परिभाषा पढ़ता हूं, उसके बाद हम अगली परिभाषा पे चलेंगे, तेजस वर्गणा पे। आहार वर्गणा किसे कहते हैं, उत्तर, जो पुद्गल स्कंद औदारिक वैक्रियक और आहारक इन तीन शरीर रूप परिणमित होती है उसे आहार वर्गणा कहते हैं। आया इतना समझे, ये आहार वर्गणा है। औदारिक शरीर आहार वर्गणा नहीं है। जो पुद्गल स्कंद इन शरीर रूप परिणमित हो रहे हैं उन पुद्गल स्कंदों का नाम आहार वर्गणा है। एक और चीज आप इंपॉर्टेंट समझिए, ये जितनी भी वर्गणाएं हैं क्या है, सारे पुद्गल स्कंद जगत में अनंतानंत हैं। उनमें से पुद्गल के हमने 22 भेद कर दिए स्कंद के रूप में। अब वो हर जगह भरे पड़े हैं, ठसाठस भरे हुए हैं। ये ध्यान रखिए, सब पुद्गल स्कंदों में एक अपनी अपनी विशेष क्वालिटी है। मतलब कि एक पुद्गल स्कंद जिसमें औदारिक शरीर रूप परिणमन होने की शक्ति है या वैक्रियक या आहारक शरीर रूप परिणमन होने की शक्ति है, जिन आहार वर्गणाओं में, वो आहार वर्गणा कारमान वर्गणा रूप नहीं होंगी, वो आहार वर्गणा तेजस वर्गणा रूप नहीं होंगी, वो आहार वर्गणा कारमान वर्गणा भाषा वर्गणा मनोवर्गणा रूप नहीं होंगी। वो वर्गणा आहार वर्गणा रूप ही रहेंगी जब तक उनमें ऐसी योग्यता है कि वो उस रूप परिणमित करें। मतलब कि औदार जो आहार वर्गणा है वो औदारिक रूप ही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो औदारिक पुद्गल ही तो है, चलो पुद्गल को दूसरे में बदल देते हैं, एक वर्गणा दूसरे वर्गणा में बदल जाएगी, वो विषय अलग है। ऐसी भी एक क्रिया होती है। लेकिन अब जिसमें
जिस समय जो योग्यता है वो उस रूप ही परिणमित करेगी। जिस समय पुद्गल स्कंद में आहार वर्गणा की शक्ति है तो वो आहार वर्गणा अपना कार्य करेगी, मतलब इन तीन शरीर रूप परिणमित होगी। वो मन को उत्पन्न नहीं कर सकती है, वो कर्मों को उत्पन्न नहीं कर सकती है। आया इतना सा समझ में? ये सभी वर्गणाओं पे लगाना। चलिए अभी हमने देखा आहार वर्गणा किसे कहते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 25। क्रम से देख रहे हैं, हमने आहार वर्गणा देख ली, तो 25 नंबर का प्रश्न बनेगा कि तेजस वर्गणा किसे कहते हैं। तेजस वर्गणा किसे कहते हैं? तेजस वर्गणा, वैसे तेजस भी नहीं है, ये तेजस है। तेजस वर्गणा किसे कहते हैं? तो अगर तेजस वर्गणा को अगर हम शब्दों से समझें तो वर्गणा तो हम समझ चुके हैं, वर्गों के समूह को, पुद्गल स्कंदों के समूह को। तेजस क्या होता है? तेजस शब्द बना है तेज से। तेज माने होता ये है एक तरीके से कांति, चमक। तो जो चमक उत्पन्न होती है हमारे शरीरों में, वो किसके कारण होती है? वो उसका कारण है ये तेजस वर्गणा। इस तेजस वर्गणा से ही ये तेजस शरीर बनता है। मतलब एक ऐसे पुद्गल स्कंद हैं जो शरीर में कांति उत्पन्न करते हैं, जो शरीर रूप परिणमित होकर शरीर में कांति उत्पन्न करते हैं। और ये कांति किन जीवों में उत्पन्न होती है? तो कहा निगोदिया जीव से लेकर सभी जीवों में 14 गुणस्थान पर्यंत जितने भी जीव हैं, क्या कहा मैंने? 14 गुणस्थान पर्यंत जितने भी जीव हैं, निगोदिया से लेके ऊपर तक जितने जीव हैं, गुणस्थान पर्यंत कह रहा हूं, मतलब 1 से 14 गुणस्थान तक, बस सिद्धों की बात नहीं चल रही इधर, गुणस्थान अतीत की बात नहीं चल रही। 14वें गुणस्थान तक जो शरीर दिख रहा है उसमें जो कांति उत्पन्न हो रही है, जो चमक उत्पन्न हो रही है, वो किसके कारण उत्पन्न हो रही है? वो इस तेजस वर्गणाओं के कारण उत्पन्न हो रही है। क्योंकि कारण है, इन तेजस वर्गणाओं का कार्य ये तेजस शरीर है जो अभी हमें मिला हुआ है। मतलब कि अगर हमारे शरीर में हमें कांति दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है, तो उसका कोई कारण है, तो वो क्रीम पाउडर है। जो हमें शरीर में कांति दिखाई दे रही है उसका कारण क्रीम पाउडर है ना। उसका कारण क्रीम पाउडर, कोई सी भी क्रीम, फेयर एंड लवली, कोई सी भी क्रीम हो, उस शरीर में कांति उत्पन्न करने का काम ये आहार वर्गणाएं, ये तेजस वर्गणाएं करती हैं। तेजस वर्गणाएं जब तेजस शरीर रूप उत्पन्न हो जाती हैं तो ये शरीर में कांति उत्पन्न करती हैं। आपको पता है जो 5 शरीर हैं, कौन से 5 शरीर जो भी हमने देखे? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। ये 5 शरीर में से 2 शरीर तो सदैव हमारे साथ रहते हैं, तेजस और कारमान। ये वही तेजस शरीर है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। जैसे कारमान शरीर हमेशा रहता है, ऐसे ही तेजस शरीर भी हमारे साथ सदा काल रहता है जब तक हम संसारी हैं। जब तक हम संसार की दशा में हैं तब तक ये तेजस शरीर, चाहे हम विग्रह गति में भी हों, विग्रह गति माने एक गति से दूसरे गति के जाने का जो बीच का काल है, उस समय में भी जो हमारा शरीर है वो तेजस शरीर तो होता ही है, उसके साथ कारमान शरीर भी होता है। मतलब तेजस शरीर को हम कभी नहीं छोड़ते हैं, तेजस शरीर को हम कभी नहीं छोड़ते हैं। वो सदा काल अपने, जब तक अपनी संसारी दशा है तब तक अपने साथ रहता है। तो इसकी परिभाषा ये है, तेजस वर्गणा किसे कहते हैं? तो जिस पुद्गल स्कंद से तेजस शरीर बनता है उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। अब इस परिभाषा को समझ के हम ये अहंकार खत्म कर दे कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, मैं कितना गोरा हूं, मेरे शरीर में कितनी चमक है, मैं कितना ब्राइट नजर आ रहा हूं आज। ये सारी शंकाएं हमारी खत्म हो जाएंगी जब हम इसका निर्णय कर लेंगे। जो चमक दिखाई दे रही है भैया, वो चमक तो पौद्गलिक चमक है। ये पौद्गलिक चमक कब चली जाएगी? क्षण भंगुर है, किस समय चली जाए कभी नहीं पता। जैसे बिजली गिरती है, बिजली की चमक जैसे क्षण भंगुर है, आती है चली जाती है। मेघों की गर्जना जैसे क्षण भंगुर है, गरजते हैं फिर चले जाते हैं। ऐसे ये शरीर की कांति भी क्षण भंगुर है, जिसपे हम इतना घमंड करते हैं कि मेरी इतनी अच्छी कांति, मतलब मेरी इतनी चमक। ऐसा तो हम नहीं बोलते कि ऐसी मेरी इतनी चमक, लेकिन जो हम सुंदरता का घमंड करते हैं
वो सुंदरता का घमंड कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। अगर आप सुंदरता का घमंड करते हैं तो समझना आप ये तेजस शरीर का काम अपने सिर पे ले रहे हैं। तेजस शरीर का काम है कांति लाना। आप समझ रहे हैं मैं कांति ला रहा हूँ। जो मैंने इतने उपक्रम किए, इतने उपद्रव मचाए अपने शरीर पे, क्रीम पाउडर पोत पोत के, इनको पोत के हमें लग रहा है कि सारी कांति को उत्पन्न करने वाला तो मैं ही हूँ। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं भैया हम उत्पन्न करने वाले नहीं है। इसका कारण जानो। मतलब कि मैंने कहा था कि उपदेश बहुत कम दिया जाता है। अगर हम वस्तु स्वरूप समझ लेते हैं तो उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम अगर समझ लें कि ये तेजस तेजस वर्गणाओं से तेजस शरीर बन रहा है तो वहीं पे हमारी सारी शंकाएं खत्म। अब हमें समझाने की जरूरत नहीं है कि शरीर को अपना मत मानो। हमें समझ में आ जाएगा जो ये कांति है जिसमें हम अपनापन कर रहे हैं, इस सुंदरता में हम अपनापन कर रहे हैं, वो मेरी है ही नहीं। यहीं पे हमारा जीव और अजीव में भेद विज्ञान चालू हो जाता है। जैसे हमने देखा था ना कि हमने पुद्गल की 20 अवस्थाएं देखी थी। उन पुद्गल की 20 अवस्थाओं से हमने पुद्गल की 20 अवस्था भी हमने इसलिए जानी कि हम उसको अपने से भिन्न जाने। ऐसे ही ये तेजस, ये आहार वर्गना जान रहे हैं तो ये इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये अपनी नहीं है, इनसे अपना कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये जीव अपना संबंध इन्हीं से मानता है। सबसे बड़ी भूल क्या है? जिससे संबंध शुरू से नहीं था, ना आगे के साथ कभी भी होने वाला है, ना अनादि काल से था, ना अनंत काल तक इस जीव का इसके साथ कोई संबंध है। लेकिन ये जीव हमेशा क्या मानता है कि ये मेरे है, ये मेरे है, शरीर मेरा है। या मैंने बोला औदारिक शरीर, जो ये किताबें मेरी हैं, ये परिग्रह दिख रहा है, वो मेरा है। जड़ आपका नहीं हो सकता। आप चेतन हो, आप अपने खुद स्वयंभू हो। जो आप में की निधि है वो अपने में ही है, पर में आपकी निधि नहीं मिलेगी। तेजस वर्गणा में आपकी निधि नहीं मिलेगी। तेजस वर्गणा ही रहेगी। आहार वर्गणा ही रहेगी। औदारिक शरीर ही रहेगा। सब अपने अपने रूप रहेंगे, हम भी अपने रूप रहेंगे। बस मान्यता को खत्म करना है कि ये दो एक है। एक नई बात बताता हूं, जैसे कि ये आहार वर्गणा अभी 3 शरीर रूप परिणमित हो गई। ये तेजस वर्गणा तेजस शरीर रूप उत्पन्न हो गई। जब इस शरीर का वियोग हो जाएगा, जब ये औदारिक शरीर नष्ट हो जाएगा, जब ये वैक्रियक शरीर चला जाएगा, जब ये आहारक शरीर चला जाएगा, तो इनका क्या होगा? ये वापस वर्गणाओं रूप में बदल जाएंगी। मतलब कि औदारिक शरीर जिन वर्गणाओं से बना था, आहार वर्गणाओं से, वो वापसी जब नष्ट होगा तो वो औदारिक शरीर वापस आहार वर्गणा रूप हो जाएगा या अन्य किसी वर्गणा रूप हो जाएगा। मतलब अपने साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर अपने साथ तो तब भी संबंध नहीं है, लेकिन जिस औपचारिक संबंध की हम बात कर रहे हैं वो औपचारिक संबंध भी उसके साथ हमारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो जो शरीर था, अब वो शरीर भी नहीं रहा। अब वो किसमें फिर से क्या बदल गया? वर्गणा रूप में बदल गया। जैसे जो शरीर है, शरीर का हमने अंतिम संस्कार कर दिया और उसको जला दिया। अब हमें क्या लग रहा है? वो जला दिया, अब तो शरीर खत्म हो गया। लेकिन अब जो उसके परमाणु बदले हैं, वो परमाणु अब दूसरी वर्गणाओं में बदल गए हैं। अब एग्जाम्पल के लिए लीजिए, वो औदारिक शरीर आपका नष्ट हुआ, खत्म हो गया वो औदारिक शरीर। अब वो औदारिक शरीर वापसी आहार वर्गणाओं में बदल गया। अब वो आहार वर्गणा वापसी किसी अन्य की औदारिक शरीर में बदल सकती है। मतलब कि एक छोटा से छोटा बच्चा जो अभी पेट में है, जिसने अभी जन्म नहीं लिया है, हम क्या मानते हैं? इसको जन्म देने वाले हम, माता पिता ने इस पुत्र को जन्म दिया, ऐसा हम मानते हैं। ये सारी भ्रांति हमारी खत्म हो जाएंगी कि हम किसी को जन्म नहीं देते हैं। पुद्गल का काम पुद्गल स्वयं कर रहा है। उसकी ऐसी योग्यता थी कि वो आहार वर्गणा अब औदारिक शरीर रूप परिणमित होनी थी, तो ये बच्चे का जन्म हो गया। ये जो शरीर हम छोटे से बच्चे का जो अभी पेट से बाहर नहीं निकला है, उधर से बाहर नहीं निकला है, उस शरीर रूप हो रहा है, उसके पीछे का कारण है तो वो आहार वर्गणाएं हैं। अब हमारी सारी शंकाएं खत्म, अब हमारी सारी भूल खत्म हो जाएगी। हमारा सारा अज्ञान मिट जाएगा कि इसको उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, मैं इसका जन्मदाता हूँ। क्या है? हम लोग अधिकार जमाने लग जाते हैं।
अधिकार कैसे हम जमाते हैं कि इसको मैंने उत्पन्न किया, अब ये तो मेरा है। अगर हम पुराने मतलब ऐतिहासिक कहानियां देखें तो ऐतिहासिक कहानियों में राजा लोग ये डायलॉग बोला करते थे कि इस पुत्र को मैंने उत्पन्न किया है तो इस पे सारा अधिकार मेरा है, जो चाहूंगा मैं वो करूंगा। अगर मैं इसको युद्ध में भेजना चाहता हूं तो मैं इसको युद्ध में भेजूंगा, सारा अधिकार मेरा है। लेकिन अगर वो पूछ ले, अगर वो आप जैसे लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का ज्ञाता हो तो वो पूछेगा आपने थोड़ी उत्पन्न किया है मुझको, ये जो शरीर को जिसको आप मानते हो ये शरीर को आपने उत्पन्न किया है, ये तो आहार वर्गणाओं से उत्पन्न हुआ हुआ है, जिसको हम अपना मानते हैं, जिसपे हम अपनी कमांड चलाते हैं, जिसपे हम अपनी कमांड चलाते हैं, अपनी आज्ञा चलाते हैं, वो तो अपना है ही नहीं। आहार वर्गणा से निर्मित शरीर आहार वर्गणा रूप बाद में हो जाएगा, वो अपना नहीं होने वाला, पुद्गल पुद्गल ही रहने वाला है और जीव जीव ही रहने वाला है। तेजस शरीर रूप या तेजस वर्गणा रूप ही रहेगा, हमारे रूप नहीं हो जाएगा। समय है अभी अपने पास, अभी अपने पास 1-2 मिनट ही है, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं अगली वर्गणा की परिभाषा हम कल पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कहता है कि भाषा वर्गणा किसे कहते हैं। हमने आहार वर्गणा जानी, हमने तेजस वर्गणा जानी, अब हम जानते हैं भाषा वर्गणा। भाषा वर्गणा क्या होती है, इतना तो हम सब समझ गए होंगे, सब पौद्गलिक रचना है, कुछ भी अपना नहीं है। तो ये जो भाषा वर्गणा है वो भी अपनी नहीं है। जो ये दिव्य ध्वनि भगवान की कीर्ति है वो भी एक भाषा है, वो भी भाषा वर्गणा भाषा रूप परिणमित हुई है, वो भी उनकी नहीं है। मतलब जो अभी हम सामान्य समझ रहे हैं, हम अभी जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, हम समझते हैं कि हमारी कितनी अच्छी वाणी है, हमारी, कुछ लोग सोचते हैं हमारा कितना सुरीला कंठ है, हमारे कंठ से कितनी अच्छी आवाज आती है, हमारे कंठ से कितने बढ़िया शब्द निकलते हैं, कितनी अच्छी संरचना है। कुछ लोग होता है ना, उनको बहुत घमंड होता है कि हम कितनी अच्छी शुद्ध हिंदी बोल लेते हैं। लेकिन भैया जो आप इतनी शुद्ध हिंदी बोल पा रहे हो वो सब भाषा वर्गणा का कमाल है। आपकी भाषा वर्गणा ऐसी है कि वो आपकी भाषा वर्गणा वो भाषा रूप में ऐसी परिणमित हो रही है कि सामने वाले को अच्छी लग रही है बहुत। और ये भाषा वर्गणा इतनी स्वतंत्र है, इतनी स्वतंत्र कि इस पे अपना बस नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, ये भाषा वर्गणा इतनी स्वतंत्र है, जो ये भाषा रूप परिणमित हो जाती है, इस पे अपना कोई अधिकार ही नहीं है। अपना अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि जीव का कभी पुद्गल पे अधिकार होता ही नहीं है, ना पुद्गल का जीव पे अधिकार होता है। हम सोचते हैं कि जो हम चाह रहे हैं हम वही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम चाहते हैं वो अधिकतर हम बोल नहीं पाते हैं। मैं अभी सोच के क्या आया था कि मुझे अभी कितनी परिभाषाएं पूरी करनी है, मैं सोच रहा हूँ मुझे कुछ और बोलना है, मन में सोच रहा हूँ कि आपको कुछ और बताऊं, लेकिन निकल कुछ और रहा है। बोलना कुछ और चाह रहा हूँ, निकलता कुछ और है। ये सब क्या है, ये सब भाषा वर्गणाएं हैं। कोई स्टेज पे स्पीच देने जाता है, पूरी तैयारी के साथ जाता है। 5 मिनट की स्पीच, 5 मिनट की स्टेज पे स्पीच देनी हो तो पूरी तैयारी के साथ जाता है, क्या बोलना है शुरू से लेके आखिरी तक। या एक 5 मिनट की वीडियो बनानी हो तो 10 बार लिखेगा, 10 बार उसको बोलेगा, 10 बार रिकॉर्ड करेगा। और उसके बाद में निकलना क्या होता है, निकलेगा तो वही जो समय उस समय निकलने वाला है। आपके सोचने से हम सोच समझ के बोले कि हम ये बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। जो लोग 5 मिनट की स्पीच के लिए इतनी तैयारी करते हैं और जब स्टेज पे जाते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। अगर उनसे पूछे भैया आपने तो पूरी तैयारी कर ली थी, अब मुंह से आपके शब्द क्यों नहीं निकले, भाषा वर्गना नहीं निकली, नहीं बदला, भाषा वर्गना भाषा रूप नहीं परिणमित हुई, या जो सोच के गए थे वो बोल ही नहीं पाए। ये सब भाषा वरना स्वतंत्र है, हमारा खेल नहीं है। हम अपने पे गुस्सा करने लग जाते हैं। मैंने इतनी अच्छी कोशिश की थी, 5 मिनट की स्पीच के लिए 2-3 घंटे खराब किए थे, याद किया था मैंने इतना और मैं बोल नहीं पाया, मेरी तो पूरी बेइज्जती हो गई है। लेकिन हम अगर हम इसका स्वरूप समझे भाषा वर्गणाओं का, ये सब स्वतंत्र हैं। ये कब किस रूप में परिणमित हो जाएंगी हमें पता नहीं लगेगा। मैं थोड़ा स्थूल उदाहरण दें, एक स्थूल उदाहरण देके अपनी बात पूरी करूंगा। हम लोग सोते हैं, सोते हुए कुछ लोग बोलते हैं,
क्या वो जो आप बोल रहे हो वो सोच समझ के बोल रहे हो? थोड़ा सोचो एक बार। कभी कभार मुंह से हम कुछ बोल देते हैं रात को सोते सोते, हमें पता ही नहीं लग पाता, और सुबह जब उठते हैं तो बराबर वाले बताते हैं, भैया कौन सी कहानी देख रहे थे, कौन से सपने में खोए हुए थे, रात रात को चीख रहे थे, उठ के बैठ गए थे, क्या क्या बोल रहे थे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उस चीज की हमें खबर नहीं, हम उनसे बोलते हैं हम कब बोल रहे थे, हमने तो कुछ बोला ही नहीं। लेकिन वो भाषा वर्गना इतनी स्वतंत्र है, हमारे चाहने पे वो नहीं निकलती हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम चाहते हैं और अगर ऐसा हो जाता है जो हम सोच रहे हैं और वही भाषा वर्गना रूप बदल गया, तो हमें लगता है कि ये चीज मैं बोल रहा हूँ। ये विषय दूसरा है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे पर्याप्त रूप से। अभी ये समझें, ये भाषा वर्गना बहुत स्वतंत्र हैं। ये भाषा वर्गना जो भाषा रूप होती हैं, ये हमारे सोचने से पूरी नहीं होती हैं, ये हमारे सोचने से बदलती नहीं है। इनको जैसा बदलना होगा वो तब बदलेंगी। इतना हम समझें कि ये भाषा वर्णना स्वतंत्र है। अपने पे क्रोध ना करें कि जो सोचते हैं वो बोलते नहीं पाते, तो जो निकलना होगा वो स्वतंत्र रूप से निकलेगा, तो हम इस पे कुछ घबराएं भी नहीं। जो होना है सब निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो सारी हमारी शंकाएं मिट जाएंगी, सारा भय मिट जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे अगर इस वस्तु स्वरूप को हम समझ लेंगे तो इस वस्तु स्वरूप को समझें और अपना आत्म कल्याण करें। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात विराम करता हूँ। और जो कल सुबह की कक्षा रहती है हमारी 8:30 बजे, जो है सम्यक दृष्टि के 8 अंग, वो यथा समय रहेगी। सब एकत्रित होवे और उस कक्षा का लाभ लेवें। चलिए अभी की कक्षा मैं पूरी करता हूँ। सभी अपने ही स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।